हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में BSSC के लिए सेट नंबर 12 को। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। कल किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो उसके लिए हम बहुत ही क्षमा चाहते हैं। तो वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। कभी किसी दिन कुछ पर्सनल इशू हो जाता है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि लगातार अपलोड करें, और जिस दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है, जिस दिन नहीं आ पाता है, उस दिन आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छे से एनालिसिस किया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। एडुटेरिया पब्लिकेशन में अब खत्म होने वाला है, किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2, रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 खान सर की पुस्तक से, तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाएंगे, और साथ ही साथ अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 12 को। सेट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था। तो दिल्ली शासक के किस शासक ने दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर इसके बचपन का नाम पूछ ले तो इसके बचपन का नाम था अली तथा गुरशप। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव भी रखी थी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। गोहरा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी, और इसी ने भी भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 यानी कि 1/2 भाग कर दिया था। तो मूल नियंत्रण प्रणाली, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित बहुत सारे चीज़ हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। मूल नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया, उसके बाद नगद वेतन, अस्थायी सेना, ये सब है अलाउद्दीन खिलजी से। और दुधारू पशुओं पर चराई कर, सब है अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश का ही शासक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 2, 1857 की क्रांति में नाना साहब ने सैनिकों का नेतृत्व कौन कर 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इनके सैनिकों का नेतृत्व जो है ये तात्या टोपे कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसमें नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे, और इनका जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 3, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था ये मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की ही प्रसिद्ध पुस्तक भी है, सत्यार्थ प्रकाश। 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो पहली बार एक महिला को अध्यक्ष जो है ये चुना गया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसको चुना गया था? एनी बेसेंट को चुना गया था। तो ऐसा क्वेश्चन हो कि पहली बार किस महिला को चुना गया था, तो एनी बेसेंट हो जाएगी। पहली भारतीय महिला पूछ ले तो वो कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू को चुना जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों डिफरेंस, कि जब पहली महिला पूछे तो कलकत्ता हो जाएगा 1917 का अधिवेशन, और पहली भारतीय महिला तो 1925 कानपुर अधिवेशन। 5, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। और ये कहाँ से की गई थी? तो ये किया गया था मांडले से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मांडले जेल में 1908 में इन्होंने क्या लिखा था? तिलक को केसरी में प्रकाशित किया था। इसको तिलक ने केसरी भाषा में इसको प्रकाशित किया था, गीता रहस्य को। इसको ध्यान में रखेंगे। 6, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 का है। इसको ध्यान में रखेंगे, 5 मार्च 1931। और गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा जो है ये सरोजनी नायडू ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यहाँ से ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हीं की सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा को बैन करता है, और इनकी जो मृत्यु है ये होती है ब्रिस्टल में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द
राइट आंसर। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो ब्रिस्टल में होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। 8 हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी पूरी तरह से अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी विरोधी आंदोलन में सक्रिय हो गए थे तथा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ कहलाया था। तो ध्यान में रखेंगे, इसके पहले जो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। 9 भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 यानी कि बोले तो 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है ये विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10 निम्नलिखित में कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक है जो प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे, यही थे पृथ्वीराज तृतीय ही थे। लेकिन 1192 में 1191 के प्रथम तराइन युद्ध में ये विजयी होते हैं पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन 1192 द्वितीय तराइन युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 आशा सहाय संबंधित थी। तो आशा सहाय का संबंध जो है ये किससे है? तो आज़ाद हिंद फौज से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी और नरगिस कोर की ये सदस्य थी, नरसिंह कोर की सदस्य थी आशा सहाय। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गौतम बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है ये गांधार शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। गांधार कला शैली जो है ये हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। 13 पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, पंबन द्वीप को। और ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 14 हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसमें उत्तरदायी कारक कौन सा है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महासागर और सबसे गहरा स्थान। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रंच। अटलांटिक महासागर का क्या है? तो ये है प्यूर्टोरिको ट्रेंच। हिंद महासागर का है जावा और आर्कटिक महासागर का है यूरेशियन बेसिन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कभी इस तरह से क्वेश्चन आए कि चिनूक हवाएं कहाँ पे बहती है? तो ये यूएसए में बहती है। और इसका प्रभाव क्या होता है अमेरिका के मध्य मैदानों पर? तो इसका प्रभाव होता है कि जाड़े का तापमान जो है ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17 निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान जो है ये कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये लगभग 35,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 19 कोरी क्रीक नेवी शिका स्थित है। तो कोरी क्रीक जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अरब सागर के पास स्थित यह निवेशिका पूर्ण रूप से भारत के स्वामित्व यानी कि इस पे जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से भारत का ही है। 20 निम्न में किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18
कार्यों की अनुसूची दी गई है, यानी कि नगर पालिकाओं को 18 कार्यों से संबंधित सूची प्रदान की गई है। जिस तरह से पंचायतों को 29 सूची दी गई है, नगर पालिकाओं को 18 सूची दी गई है। और ये जो सूची है ये किस आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया है, तो ये मेंशन किया गया है 243W, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 21, निम्न में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? तो यह जो निर्णय है ये आया था गोलकनाथ वाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि मौलिक अधिकार जो है ये डीपीएसपी से हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसको जो फंडामेंटल राइट्स है इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया है, डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 में है डीपीएसपी। आर्टिकल 12 से 35 है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 से 51 है डीपीएसपी। तो ध्यान में रखेंगे गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से हमेशा ऊपर रहेगा। 22, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ऐसा प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 355 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 352 में क्या है? 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 23, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो मंडल आयोग ने है अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की थी 1980 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग। 24, समान कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है? तो समान काम के लिए समान वेतन जो है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो हर राज्य इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उनके लिए यह एक चुनावी प्रोपोगंडा भी हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग जो क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मतलब ये परिभाषा दी गई है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। तो इसलिए राज्य सरकार जो है इसको बहुत अच्छे से फॉलो करती है। भले ये वाद योग्य नहीं है, यानी हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, फिर भी राज्य सरकार जो है इसको बहुत अच्छे से फॉलो करती है क्योंकि ये वह उनका एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। तो ध्यान में रखेंगे समान काम, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। 25, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें जो है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 26, निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो 31वां संविधान संशोधन जो है ये इसी से संबंधित है। इसी में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27, निम्नलिखित में कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें जो है ये कौन सा नीति निर्देशक तत्व को नहीं जोड़ा गया था? तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ये जो है ये पहले से ही हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा और उद्यमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये सब जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और जो भी नया आर्टिकल संशोधन से जोड़ा जाता है उसमें ए अल्फ़ाबेट जो है वो ऐड हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो 249 का संबंध जो है ये किससे है? तो इसका संबंध जो है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। 249 यानी कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। 29, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो यह जो है ये किसके बराबर होता है? तो यह जो है ये राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजकोषीय घाटा मतलब कि प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। और राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 30, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है?
तो भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का जो माप है ये उपभोक्ता यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन तीनों के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 31, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा जो है ये व्यापार शेष को ठीक करने के लिए लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब किसी देश के भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह नीति अपनाई जाती है, तो ध्यान में रखेंगे। 32, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित होता है। तो व्यापार संतुलन में जो सम्मिलित होता है यह है माल, यानी कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसी को हिंदी में लिखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33, एक बंद अर्थव्यवस्था यह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि न निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। 34, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था। तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष 1949 में ये पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 35, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो आर्थिक वृद्धि का परिचायक जो है वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये है आर्थिक वृद्धि का परिचायक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36, इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो इजराइल में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूछ ले देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान से लोगों के रेस्क्यू के लिए। उसके बाद पूछ ले दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, तो वो तुर्की के लिए जहाँ पे भूकंप आया था, तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। 37, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। तो सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा के नाम है। 38, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है। तो मेरा युवा भारत को लॉन्च किया जाना है, ये लॉन्च कब किया गया है, 31 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो है ये किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। तो ज्योति सुरेखा का संबंध जो है ये है तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो किस राज्य में 3 नए जिले बनेंगे, तो ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42, भारत वायुसेना दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स डे 2023 इस बार कहाँ पे हुआ था, तो इस बार प्रयागराज में मनाया गया था और इसका थीम क्या था, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है ये है 161 नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और यह जो सूचकांक है ये निकाला जाता है रिपोर्टर विदाउट ब्रदर्स के द्वारा। 44, डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति है। तो डीन बोलुआर्ट जो है ये पेरू की राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 45, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। तो भारत की लगभग 52% आबादी जो है यह इंटरनेट का प्रयोग करती है। और ये तो इंडिया के बारे में है। अगर स्टेट के बारे में बोले कि भारत का सर्वाधिक इंटरनेट यूज़र किस स्टेट में है, तो ये है गोवा में 70%, और सबसे कम जो है ये है बिहार में 32%। ध्यान में रखेंगे। 46, शिव शंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो शिव शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान 2022, जैसे 2022 वाला 2023 में देते हैं, 2023 वाला 2024 में देते हैं, तो इनको मिला है सूर्य वंशम के लिए। तो 100 100 100 ऐसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी।
47 पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो पीएम मित्रा योजना के तहत जो है ये कितने राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 7 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48 परमाणु ऊर्जा संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना जो है ये 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 49 होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध जो है ये है ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो है ये ट्रॉफी का नाम है और ब्रिज जो है ये गेम है। 50 विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। डाक दिवस पूछ ले कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है शांति दिवस। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। 51 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है ये क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण नहीं है, बर्फ़ का पिघलना नहीं है, हम दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं, दूध का खट्टा होना, तो बस जो है ये तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 52 एक हॉल में बैठे जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता जो है वो क्या होगी? तो भाषण की अस्पष्टता जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे जैसे हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती है ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगती है, जिस कारण गूंज की समय कम हो जाती है और भाषण की अस्पष्टता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 53 द्रव्यमान और भार के बीच में कैसा संबंध है? तो द्रव्यमान और भार के बीच में जो संबंध है वो कैसा है? तो वो जो है वो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। W बराबर क्या होता है? W बराबर mg। 54 एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये कितने के बराबर होता है? तो ये 10 के पावर 13 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 55 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब प्रकाश जो है ये डायमंड से कांच में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56 रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि तो ऐसा क्यों होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है ये खाली होता है, इसलिए जो मैक्सिमम उनका लाइट था वो सीधे पार हो जाता है और बीच में क्या होता है? बीच में पॉजिटिव रहता है प्रोटॉन, और यहाँ से जो टकरा के वापस आ जाता है, तो इसलिए पता चलता है कि बीच में न्यूक्लियस है और अधिकांश भाग जो है वो खाली है। 57 निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ जो है ये कौन नहीं है? तो ये शुद्ध दूध। दूध जो है इसमें बहुत कुछ मिला रहता है, ये शुद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 58 ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में मिट्टी के मतलब घड़ा में हम लोग पानी रखते हैं कि ठंडा रहे, वो जो है ये वाष्पोत्सर्जन की वजह से ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 59 दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेत के रूप में कर सकता है? तो अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं दृष्टिबाधित छात्र? तो ये उपयोग करते हैं वेनिला के गुण वाला, वेनिला एसेंस का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 60 उत्पल्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो उत्पल्लावनता जो है ये निर्भर करती है विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 61 डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। तो डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका जो है ये Ca+2 Mg+2 को पानी से हटाना, जो कि कठोरता का कारण बनते हैं। तो इसको यहाँ से आप यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि पानी में कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं और इसको हटाता है डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद फॉस्फेट। 62 ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लूकोमा का उपचार जो है ये किया जाता है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है?
तो केसर जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो केसर प्राप्त किया जाता है वर्तिकाग्र व वर्तिका से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64, निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की विधि नहीं है? तो ये क्या है? तो ये है बोआई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोआई कृषि पद्धति में बीज बोने की एक विधि है। 65, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए सत्य है? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए जो सत्य है कि उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा तभी यूनि होगा, और वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं और केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फल नहीं दे सकते हैं। तो 2, 3 और 4 जो था ये तीनों स्टेटमेंट सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 66, डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो हृदय रक्त से भर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आलिंद डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं अलिंद्र में और ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद्र में प्रवेश करता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद्र से बाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। डायस्टोल के समय में हृदय रक्त से भर जाता है, सिंपल सा। 67, धमनी एक रक्त वाहिका ब्लड वेसल है जो रक्त ले जाती है। तो धमनी जो है ये क्या करती है? हृदय से दूर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि क्या करती है? हमारे बॉडी में ब्लड को लेके जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 68, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 69, सलजम किस कुल से संबंधित है? तो सलजम जो है ये क्रूसीफेरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 70, निम्नलिखित में कौन रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो रोगवाहक और रोग का जो सुमेलित युग्म है वो क्या है? तो क्यूलेक्स फाइलेरिया, ये ही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा सही मिल गया। क्यूलेक्स की वजह से फाइलेरिया होता है। 71, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? एनीमिया। और ये किस परजीवी के संक्रमण की जटिलता है? तो ये है हुक वॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72, निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में जो है ये किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही को परिवर्तित करने के लिए जो बैक्टीरिया का जरूरत होता है वो भी लैक्टोबैसिलस ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। 73, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतल आमतौर पर बनी होती है। तो ये जो है ये बनी होती है पॉलीस्टाइरीन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह जो है एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक होता है। 74, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में मेथेमोग्लोनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 75, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। तो बायोगैस में मीथेन जो है ये कितना पाया जाता है? तो ये लगभग 55 से 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 55 से 75 के बीच में रहता है, 55.8 के अप्रॉक्स में रहता है। तो ये हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आंसर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप आंसर भी अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिए। किसी दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो समझ लीजिए कि मतलब कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट काम रहा होगा, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। नहीं तो हम एग्ज़ाम के दिन भी, मेरा एग्ज़ाम चल रहा होता है, हम फिर भी उस दिन भी वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। आप ही लोग के लिए सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो जितने भी प्रीवियस सेट होते हैं उन सभी को भी देखा करिए।
सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवीजन करिए। साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, सारे सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हर एक सेट को अच्छे से देख के जाना है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट इतना लगा लेने के बाद आपका छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। बस ईमानदारी से जितना वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिए, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, एकदम एग्ज़ाम यहीं से क्रैक होगा। यही एक रामबाण तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो प्रैक्टिस सेट हम लगातार करवा रहे हैं। आपका वीडियो से 75 क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रहा है, याद भी रहता है, सुनने से याद अच्छा रहता है। और मैथ और रीजनिंग समझ की चीज़ें हैं, तो उसको आप समझ के अच्छे से बना लेंगे। वो बता देने से आपको याद भी नहीं होगा, तो उसको आप अच्छे से आंसर को देख के समझ लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, मैं डेली लगभग अपलोड करता ही हूं, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।